हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में जान लेते हैं, यानी कि ग्रेविटी के बारे में जान लेते हैं कि ग्रेविटी है क्या। देखिए, सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने क्या बोला था कि देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है ना, तो ऊपर फेंकने के बाद क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहा है। तो जो नीचे आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, तो वह आ रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। यानी कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि अर्थ लगाती है अपनी ओर, उसी के कारण कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटी बोलते हैं या फिर ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बार आइजैक न्यूटन ने कहाँ पे ऑब्जर्व किया था, तो जब एक सेव पेड़ से टूटकर नीचे गिर रहा था तब उन्होंने देखा कि सेव नीचे ही क्यों गिर रहा है। ठीक है ना, तो उसने ऑब्जर्व किया कि कोई तो फोर्स है जो कि सेव को नीचे खींच रहा है। तो उस फोर्स को क्या बोला था, तो उस फोर्स को बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी, दोनों ही एक ही होते हैं। ठीक है ना। आपको बाद में हम बताएंगे कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं किसका, ग्रेविटी का। ठीक है ना, कि ग्रेविटी है क्या, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। ठीक है, तो क्या कहता है, द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी। ठीक है ना। देखिए, जो हमारा ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, तो ऑलवेज यह एट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, एट्रैक्टिव फोर्स है। कौन, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखिए चलिए बात कर ही लेते हैं। देखिए, ग्रेविटी हमेशा अर्थ के लिए यूज होता है। जो हमारा ग्रेविटी फोर्स है वो किसके लिए यूज होगा, तो हमेशा अर्थ के लिए यूज होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर आ रहा है या फिर अर्थ के ऊपर रख रहे हैं तो कितना फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटी फोर्स बोलेंगे। ठीक है ना। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट कहीं भी यूनिवर्स में है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कहीं भी यूज कर सकते हैं, अर्थ पे या फिर यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में, लेकिन हम लोग ग्रेविटी को सिर्फ अर्थ के सेंस में ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, चलिए बात करते हैं। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि देखिए, अगर हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कि देखिए, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल है, तो दो मास के प्रोपोर्शनल है। दो मास के प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों मास का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है ना। देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखिए, जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही हमारा क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इन दोनों ही स्टेटमेंट को कंबाइन कर दे तो क्या मिलेगा, तो ये हमारा मिल जाएगा। देखिए, ये हमारा मिल जाएगा कि फोर्स यहाँ से मिल जाएगा प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड r स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि m1 क्या है। देखिए, m1 क्या है, मास है। क्या है, मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना। m2 क्या है, मास है ऑब्जेक्ट का जो कि
एक अलग मास है, दोनों अलग अलग मास है ना। तो इसका मास क्या है m2 है और इसका मास क्या है m1 है, ठीक है ना। तो दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, m1 m2। r क्या है, तो r डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस बिटवीन कहाँ से मेजर करते हैं, तो हम लोग सेंटर से मेजर करते हैं। देखिए इस ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पे है, तो इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग इन दो स्टेटमेंट से क्या मिल गया कि जो हमारा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है m1 m2 डिवाइड r स्क्वायर का, ठीक है ना। देखिए जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू m1 m2 डिवाइड r स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या मिल गया, तो G इंटू m1 m2 डिवाइड r स्क्वायर। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, तो यही हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे G लिख सकते हैं। G क्या है यहाँ पे, तो G है यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए हम लोग ने अभी तक क्या प्रूफ कर लिया है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके बराबर होता है, तो G इंटू m1 m2 डिवाइड r स्क्वायर के, ठीक है ना। r क्या है, तो r हमारा है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। m1 क्या है, मास ऑफ द बॉडी 1 है, ठीक है ना। m2 क्या है, मास ऑफ द बॉडी 2 है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है, तो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो G है, तो G का वैल्यू कितना होता है, तो G का वैल्यू यहाँ से हो जाता है हमारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर के स्क्वायर डिवाइड kg का स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या है, G का वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।